इन अफराद को ना रोक पाना यकीनी तौर पे पुलिस की नाअहली जाहिर करता है। लंदन की चाय ठंडी नहीं हुई और भारत को चाय की और तलब हो गई है कि जो उस्मान बुज़दार साहब को बदलने पर राजी हो गए वज़ीर आज़म साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान, मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि दिल्ली के रास्ते में एक कुआं पड़ता था जिससे नूर हयात नामी एक शख्स आते जाते मुसाफिरों को पानी पिलाता था। एक दफ़ा वहाँ से किसी अल्लाह के नेक बंदे का गुजर हुआ। नूर हयात ने उन्हें बड़ी तकरीम से पानी का प्याला पेश किया। पानी पीकर जब उनका दिल ठंडा हुआ तो कहने लगे कि मांग, क्या मांगता है? जिस पे नूर हयात ने हाथ फैलाते हुए कहा कि जो चाहें अता कर दें। उन्होंने नूर हयात की हथेली पर एक का हिंसा लिख दिया। अच्छा, इसके बाद रोज़ाना नूर हयात को 1 रुपया मुनाफा शुरू हो गया, 1 रुपये का मुनाफा डेली। अच्छा, कुछ अरसे के बाद वहाँ से एक और वली गुजरे। नूर हयात ने उनको भी पानी पेश किया। उन्होंने भी खुश होकर नूर हयात को ये कहा कि मांग, क्या मांगता है? नूर हयात ने उनके आगे भी हाथ फैलाया तो उन्होंने सोचा कि कोई अल्लाह का बंदा नूर हयात के हाथ पर पहले ही लिख गया है तो क्यों ना मैं इसमें 1 सिफ़र का इजाफा कर दूं। उन बुज़ुर्ग ने सोच समझ कर सिफ़र लगा दिया। अब उसके बाद नूर हयात को रोज़ाना 1 रुपये की बजाय 10 रुपये का मुनाफा मिलना शुरू हो गया। अच्छा, कुछ अरसा गुजर गया, एक और अल्लाह का वली वहाँ से गुजरा और उन्होंने पानी पीकर नूर हयात की हथेली पर 1 सिफ़र मज़ीद लगा दिया। इस तरह नूर हयात को रोज़ाना 100 रुपये का मुनाफा मिलना शुरू हो गया। अच्छा, थोड़े अरसे के बाद वहाँ से किसी और बुज़ुर्ग का भी गुजर हुआ। उन्होंने भी पानी पीकर खुशी से कहा, क्या मांगोगे? नूर हयात ने उनके आगे हाथ फैलाया तो उन्होंने 1 सिफ़र का मज़ीद इजाफा कर दिया। अब नूर हयात को रोज़ाना 1000 रुपये का मुनाफा होना शुरू हो गया। अच्छा, दिन ब दिन उसके हालात बदलते गए, बहुत ज़्यादा वो मालदार होता चला गया। उसने कुएँ को खैरबाद कह दिया और कुछ ही माह गुजरे थे कि पहले वाले दरवेश वापस लौटे और पूछा कि जो मुसाफिरों को पानी पिलाता था वो गया किधर है? लोगों ने कहा कि हज़रत वो अब ये काम छोड़कर अपने कारोबार में मशगूल हो गया। दरवेश फरमाने लगे कि मुझे उसके पास ले चलो। जब उसके यहाँ पहुँचे तो देखा कि उसे माल ने बहुत बदल दिया। उन्होंने फरमाया कि हाथ मुझे दिखाओ। जब उसने हाथ आगे किया तो उन्होंने अपना लिखा हुआ 1 मिटा दिया। अब 1 मिटने के बाद सिफ़रों की तो कोई हैसियत नहीं रही। उसे जो रोज़ाना 1000 रुपया मिलता था वो बंद हो गया, क्योंकि असल तो वो 1 का हिंसा था जिसने सिफ़रों को ताकत दी हुई थी और जैसे ये हिंसा हट गया तो सिफ़र बेहैसियत हो गए। अब इस कहानी से सबक क्या हासिल होता है? सबक ये हासिल होता है कि लालच और अपने मकसद से पीछे हट जाने के बाद इंसान की हैसियत सिफ़र हो जाती है, सिफ़र। सियासत के खेल में भी आजकल एक दूसरे को सिफ़र बनाने की कोशिश की जा रही है, प्लस माइनस का खेल रचाया जा रहा है। मुझे डर है कि हमारे रहबर एक दूसरे की जो सियासी हैसियत है उसको सिफ़र करते करते कहीं अवाम की नज़रों में जमहूरियत को सिफ़र ना कर दें, ख़ुद सिफ़र ना हो जाएँ। लेकिन हमारे रहबर इस वक्त अपनी मस्ती में मगन है। तहरीक अदम एतमाद का शोर शहर इक़्तिदार में गूंज रहा है, सबकी नज़रें इस्लामाबाद की तरफ मरकूज़ हैं और कल पार्लियामेंट लॉजेस में जो हुआ वो तो पूरी कौम ने देखा। यूँ तो सियासत की आड़ में पार्लियामेंट की बेतौकीरी की कोई नई बात नहीं है, ये करते रहते हैं ऐसे। लेकिन ऑपोजिशन का तो ये दावा है कि जी वो अदम एतमाद की तहरीक ला ही इसलिए रहे हैं ताकि पार्लियामेंट का जो वक़ार है, इज़्ज़त है, उसको बहाल किया जाए। लेकिन ऑपोजिशन ने कल अपने इस दावे को क्या खुद ही गलत साबित नहीं कर दिया, और वह भी अपने ही अमल से। कल ये जो अंसारुल इस्लाम के 50 से ज़्यादा कारकुनान पार्लियामेंट लॉजेस में बाकायदा एक जत्थे की सूरत में दाखिल हुए, इन अफराद को ना रोक पाना यकीनी तौर पे पुलिस की नाअहली जाहिर करता है और यही वजह है कि नाकामी की वजह से मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल भी किया गया। अच्छा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात कि जैसे पुलिस ने लॉजेस में क्रैकडाउन शुरू किया तो मौलाना फजल रहमान साहब ने मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी, सड़कें बंद करवाने के अहकामात जारी कर दिए। कहने का मकसद सिर्फ इतना कि ऑपोजिशन का ये रवैया चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला, पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है इतने सारे अफराद का दाखिला इंतशार को हवा देने के मुतरादिफ है और हमारे रहबर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को सिफर करने के हर हद को तोड़ते हुए नजर आते हैं। अच्छा, शेख रशीद साहब अपोजिशन को उनकी हद याद कराते हुए नजर आ रहे हैं, जरा सुनिएगा शेख साहब को। जी, तो सुना आपने शेख रशीद साहब को, वो कहते हैं कि जी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो कानून को हाथ में लेगा, जो रियासत को चैलेंज करेगा, मैं उसे कुचल के रख दूंगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस में 352 फैमिलियाँ रहती हैं, लॉजेस में पुलिस वालों पर तशद्दुद किया गया, हमने किसी के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं करवाया। कामरान मुर्तज़ा ने पुलिस के खिलाफ गंदी ज़बान इस्तेमाल की, हमारे पास वीडियोज़ भी हैं, पुलिस वाले उनकी मिन्नतें करते रहे लेकिन वो नहीं माने। अच्छा, शेख रशीद साहब ये समझते हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस में ये सब हंगामा इसलिए किया गया क्योंकि अपोजिशन को पता है
कि उनकी तहरीक नाकाम हो जाएगी। और शेख साहब के बकौल अपोजिशन के पास 172 बंदे नहीं हैं, इसलिए वो अदम एतमाद के दिन पार्लियामेंट हाउस, लॉजिस को, रेंजर्स और FC के हवाले करें ताकि कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए जो मुल्क का इमेज ख़राब करे। अच्छा, हम सिक्योरिटी देने को तैयार है, बाद में अगर अपोजिशन के 12 MNA कम हो जाएँ तो फिर अपोजिशन हम पर इल्ज़ाम मत लगाए। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब वो तो अभी से हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ हर हथकंडा आजमा रही है। इस तरह देखिएगा, सुनिएगा। जी तो सुना आपने शाहिद खान अब्बासी साहब को गिले शिकवे वो कर रहे हैं, कह रहे हैं जी पार्लियामान और जमहूरी कदरें ख़त्म हो गई हैं, हुकूमत इतनी खौफजदा है कि हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। स्पीकर असम्बली इस मामले पर अब तक खामोश हैं। कल शाम अफसोसनाक वाक़या पेश आया, पुलिस दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुई। पुलिस ने कामरान मुर्तज़ा और साद रफ़ीक को टॉर्चर किया। 5 अरकान असम्बली को हब्से बेजा में रखा गया। पुलिस JUI के 2 MNAs को अगवा करके ले गई। क्या हुकूमत इतनी खौफजदा है कि हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है? अब्बासी साहब ये सवालात उठा रहे हैं, क्या पार्लियामान और जमहूरी कदरें ख़त्म हो गई हैं? अच्छा, अब्बासी साहब ने स्पीकर की ज़ात पर भी सवाल उठाए, कहते हैं कि जी इस मामले पर वो अब तक खामोश हैं। स्पीकर गैर जानिबदार होता है, स्पीकर को अरकान पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक बात सही कही है कि जमहूरी कदरें वाकई दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि ये कदरें किसी एक ने पामाल नहीं की, बल्कि हमारे तमाम रहबरों ने इसमें अपना अपना किरदार अदा किया, बराबर का हिस्सा डाला। और जब बात अपोजिशन के ऊपर आ गई तो अब जमहूरी कदरें भी इनको याद आ गई और पार्लियामेंट, अरकान पार्लियामेंट की इज्जत का भी ख्याल आ गया, वकार का भी ख्याल आ गया। जब पार्लियामेंट में पहले से सिक्योरिटी मौजूद थी तो कल पार्लियामेंट लॉजिस में तमाशा लगाने का मकसद क्या था? अल्लाह के बंदो, पार्लियामेंट की इज्जत तो कल खुद अपोजिशन ने पामाल की। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये है कि जी वज़ीर आज़म साहब और हुकूमत अपोजिशन की इज्जत को अपनी तनकीद के ज़रिए पामाल करें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के क्लिप से इमरान खान साहब का एक क्लिप देखते हैं, जिसमें उन्होंने आज जो दीर लॉयर में अपोजिशन पर फिर कड़ी तनकीद की थी, उनका क्या कहना था, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। इमरान खान साहब को अब खबर ये गर्म है कि अपोजिशन ने हुकूमत को मजीद मुश्किल में डालने का फैसला कर लिया। खबरें ये भी है कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमती करप्शन सामने लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मौजूदा हुकूमत के किन मनसूबों में करप्शन की गई, अपोजिशन जमातों ने इस हवाले से अहम फाइलें हासिल करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। अब शायद यही सूरत हाल देखकर खान साहब अपोजिशन पर गर्म हो रहे हैं, क्योंकि उनके ख्याल में अपोजिशन उन्हें ब्लैकमेल करके NRO हासिल करना चाहती है। लेकिन खान साहब अपने इरादे में बिल्कुल पक्के नजर आ रहे हैं। सियासी क्रीज से निकल कर अपोजिशन पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि जी अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हुई, उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान को डीजल ना कहें। लेकिन जनरल बाजवा, मैं तो उन्हें डीजल नहीं कहता, ये अवाम ने उनका नाम डीजल रखा हुआ है। 3 डाकू मुझसे NRO मांग रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी जान भी देना पड़ी तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, तो भी इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये अज़म है वज़ीर आज़म साहब का। आपने देखा, आपने सुना, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उनके अल्फाज सुने। अच्छा, इमरान खान साहब ने अपोजिशन को मज़ीद तनकीद के निशाने पर रखते हुए कहा कि जी ये तीनों 30 से 35 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। अगर आज हमारे सब्ज़ पासपोर्ट की दुनिया में इज़्ज़त नहीं तो ये इन तीनों की वजह से इज़्ज़त नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे मुल्क को मकरूज़ बना दिया और ये बड़ी बड़ी आलमी ताकतों के सामने झुक गए। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से खान साहब ने अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह किया कि कहा कि अपोजिशन ने वो किया जिसकी मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि ये मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, क्योंकि हर थोड़े दिन बाद हम ये सुनते थे कि ये धरना देने आ रहे हैं, हुकूमत अगले महीने जा रही है। शुक्र है कि इन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाकर एक मुझे मौका दे दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेटें गिरा दूँ। अब इमरान खान साहब ने अपोजिशन को अपनी तनकीदी तोपों से ज़ख्मी तो कर दिया, इस पर शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपना शदीद रद्द अमल दिया है। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब को सुन लेते हैं, क्लिप चलाइएगा। शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि जी ये बाजारी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पूरी कौम को अपना चेहरा दिखा रहे हैं, अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के करप्शन इल्ज़ामात के जवाब में इमरान खान साहब पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ATM मशीनें इमरान खान के पास हैं जो हराम की कमाई है, आईनी ज़रिए करप्ट हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करेंगे और ऐसी उम्मीद मौलाना साहब को भी है। ज़रा सुनिएगा। जी तो सुना आपने, मौलाना साहब को कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब हवास बाख्ता होकर गाली देने पर आ गए हैं। मौलाना साहब ने कहा कि हम पूरा एतमाद हैं कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पेश की गई अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो फिर मामलात गली कूचों में जाएंगे। यानी नज़र गौर कीजिएगा, मौलाना साहब ने अगर नाकामी की बात अभी से कर दी और अभी से ये नाकामी की बात अगर कर रहे हैं तो यानी इनको भी किसी हद तक यकीन है कि नाकाम हो सकती है शायद ये तहरीक अदम एतमाद। फिर कहते हैं गलियों में आ जाएंगे, गली कूचों में जाएंगे और फिर बात अनारकी की तरफ जाएगी। यानी मौलाना साहब नाकाम होने की सूरत में
इंतशार फैलाने की धमकी दे रहे हैं। और यानी उन्होंने अभी से ज़हन में सोचा हुआ है कि वो नाकाम हो सकते हैं। गौर कीजिएगा ज़रा, नफसियाती असर इस बात का मौलाना साहब ने लिया और वो उन्होंने अगला प्लान भी तैयार कर लिया कि फिर हम इंतशार फैलाएंगे, नारकी फैलाएंगे, सड़कों पर आएंगे। और अपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद से घबरा कर इमरान खान साहब बाजारी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना अंजाम नज़र आ रहा है और वो इतना खौफज़दा हो चुके हैं कि उनकी सोच काम नहीं करी क्योंकि अब उनका अंजाम करीब है। अब ऐसी बातें हमजा शहबाज साहब भी इमरान खान साहब के लिए और हुकूमत के लिए कह रहे हैं। ज़रा चलाइएगा हमजा का क्लिप। सुना आपने, हमजा कह रहे हैं जी इमरान खान मुल्क के लिए ख़तरा बन गए हैं, उनका जाना ज़रूरी हो गया है। उनके अपने वज़ीर ख़जाना को मजबूरन कहना पड़ा कि खारिजा अमूर की बातें जलसों में नहीं की जाती हैं। ये शख्स यूरोपीय यूनियन को भरे जलसे में रगड़ा लगाता है। ये कौन सी खारजा पॉलिसी है? क्या पाकिस्तान के तिजारती मुफादात दूसरे मुल्कों से जुड़े हुए नहीं है? अच्छा, नून लीग का ख्याल है कि अब हुकूमत के खिलाफ जंग का आखिरी राउंड शुरू हो गया है। इमरान खान ने मान करके मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं। अच्छा, बिलावल भी हुकूमत को हिलाने की बात कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने बिलावल को, बिलावल कह रहे हैं जी आसिफा पर हमले की तहकीकात करवाई जाएंगी। बिलावल ने इस हवाले से ISI से भी मदद मांगी है और वो कह रहे हैं कि जी हम पूरे एतमाद हैं कि हम अदम एतमाद में भी कामयाब होकर दिखाएंगे, हमारे नंबर्स पूरे हैं, इत्तेहादी भी साथ दें तो बेहतर हो जाएगा। हम जो हमला करने जा रहे हैं वो तारीखी हमला होगा। अच्छा, हुकूमत को ललकारते हुए बिलावल कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म कौम के सामने खड़े होकर सदर जरदारी को बंदूक की धमकी देते हैं। आसिफ अली जरदारी को धमकी भी जो दी गई है वो हमारी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे वो जान लें कि हम डरने वाला नहीं, हमारे अंदर तो शहीदों का खून है। पीपल्स पार्टी हर दौर में हर जालिम से टकराई है। हमने कभी बंदूक इस्तेमाल नहीं की, मगर हमें बंदूक इस्तेमाल करना आती है। मैं पुरअमन आदमी हूँ, पुरअमन ही रहूँगा। अच्छा, बिलावल हुकूमत के खिलाफ बड़े जोश और गुस्से में दिखाई दिए। वज़ीर आज़म को मौलाना पर तनकीद पर भी आड़े हाथों लिया। अब अपोजिशन ये समझती है कि वो हुकूमत के खिलाफ मैदान मार लेगी, जबकि हसन खावर वो कुछ और ही कह रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। जी सुना आपने। देखें, एक तरफ आप अपोजिशन के दावे भी देख रहे हैं और हुकूमत को देख रहे हैं कि हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे कुछ भी कर लें हम नहीं जाएंगे और ये नहीं गिरा सकते हुकूमत को अपोजिशन वाले मिलकर। अच्छा, हसन खावर साहब अभी क्या कह रहे थे कि अपोजिशन का ये फ्लॉप शो जो है ना, ये ख़त्म होने वाला है, ये ख़त्म हो जाएगा, अपोजिशन की सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। अब अपोजिशन हुकूमती बयानात को देख कर लगता तो यही है कि ये लोग अवामी मसाइल हल करने नहीं बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का मुकाबला कर रहे हैं। हर कोई एक दूसरे की सियासत सिफर करने पर तुला हुआ है। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि अवाम सब रहबरों की सियासत को सिफर करके कह दें कि बस करेंगे, तमाशा, ये ड्रामा अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जी ये जो 3 डाकू हैं, इन 3 डाकुओं की विकेट में गिरा दूंगा, तीनों मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। और ये भी कहा है कि जी 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह इनका शिकार हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ सियासी हालात को देखते हुए आज फजल रहमान साहब और शहबाज साहब में मुलाकात हुई और इसके बाद दोनों रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो बयान आते हैं उस पर शदीद तनकीद की है। शहबाज साहब ने कहा है कि जी इमरान खान साहब जो ज़बान और हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं वो काबिल मुज़म्मत है। सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुआवने खुसूसी और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर ओन अब्बास साहब। ओन साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। ओन साहब, सबसे पहले कल होने वाले वाक़े की मैं बात करना चाहूँगी। तो अपोजिशन जमातों का ये मानना है कि जी हुकूमत ने पार्लियामेंट लॉजेस पर पुलिस से बाकायदा हमला करवाया। तहरीक अदम एतमाद की वजह से हुकूमत अपोजिशन रहनुमाओं को हिरासा करना चाहती है, हुकूमत खौफजदा हो गई है, क्या कहेंगे? कल शाम को तकरीबन 3-4 बजे करीब ये 50 के करीब लोग पहले डी चौक पे बैठे रह गए, जिनको इंसार इस्लाम कहते हैं, और उसके बाद ये बगैर तलाशी के पार्लियामेंट लॉजेस में चले गए। जब लॉजेस में गए तो वहां पे इनको पुलिस की तरफ से रोका गया तो इन्होंने तलाशी देने से इनकार कर दिया। जब दे दिया उसके बाद ये अंदर चले गए और इन्हें जाके कमरों में छुप गए। IG जो इस्लामाबाद पुलिस है उन्होंने इनसे राब्ता किया कि हजूर ये जो आपके 40-50 लोग, उन MNS को कहा, जमीयत उलमा इस्लाम को, कि इनकी बगैर तलाशी के अंदर चले गए, इनकी तलाशी ने उनको बाहर निकाले तो उन्होंने उनको देने से इनकार कर दिया। फिर वहां पे जो MNS और उनकी जो फैमिलीज रहे थे उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारी फैमिलीज बाहर आ रही हैं। वहां 40-50 डंडा बरदार एक लोग जिन शक्लों से लग रहा है कि वो शायद किसी दहशतगर्द जमात से उनका ताल्लुक है, वो अंदर घुसे, आप इनको बाहर निकालें। तो MNS से रिक्वेस्ट की, जब नहीं माना तो फिर पुलिस ने अपना एक्शन किया, उनको निकाल के ले गए। अब मैं हैरान हूं वैसे इस पूरी बात पे। डॉक्टर साहबा, आपको शायद याद हो उस वक्त हम छोटे होते थे, छांगा मांगा में नून लीग वाले अपने MNS को उठा के जाया करते थे। तो जब वो वॉशरूम जाते थे तो पुलिस वाला साथ जाता था कि कहीं वो किसी को फोन ना मिला ले और अपने आप को बेच ना दे। आज यही कुछ, वही जो मेंटालिटी छांगा मांगा वाली, नून लीग वाली, वो मौलाना फजल रहमान के जहन में आ गई कि शायद इनके लोग, अपने लोग
वो बिक ना जाए। यानी कि खौफ देखें कि 172 बंदे इन्होंने आने हैं, बंदे इन्होंने हमारे तोड़ने हैं, और खौफ इनको अपने बंदों पे है कि उनके कब्रों पे बंदे बिठा दिए, कहीं ये बिक ना जाए, कहीं ये दौड़ ना जाए। उससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इनके साथ क्या होगा। बल्कि मैं एक बड़ी जबरदस्त मीम पढ़ रहा था कि वो बचपन में कहा करते थे कि बेटा जब इलाके के सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लो थानेदार ईमानदार आ गया है। आई सपोज दिस इज द सेम केस। ठीक एक इमरान खान आने में से सारे इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन इनकी तमाम तर ताकतों के बावजूद, इन तमाम तर हरकतों के बावजूद अदम एतमाद तो कामयाब हो नहीं सकती। आप ये देख लीजिए कि आज फजल रहमान साहब ने खुद फरमाया कि शायद हम फेल हो जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी कल कह रहा था कि शायद हम फेल हो जाएं। ये क्लिप होगा, ये क्लिप होगा आपका, जरा ऑन साहब सुनिएगा, टीम चलाइएगा। जी आपने शबाशी साहब को सुना, ऑन साहब आपने पहले भी उनकी बात सुनी होगी, हमने क्लिप में दोबारा सुनाया, क्या कहेंगे? मेरी हंसी के अलावा कोई बात नहीं आ रही। छोटा बच्चा जब गुस्से में आता है ना, मैं ये गिलास भी तोड़ दूंगा और मैं ये भी कर दूंगा और मैं उसको उधर खाना भी नहीं खाऊंगा और मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा। मैं छोटे बच्चे वाली ना जिद करने पे आ गए। भाई इतने बड़े अगर तुम लोग हो, डी चौक में अगर तुम लोग 1 लाख जलसे का 1 लाख बंदों का जलसा कर सकते हो, आओ कर लो। हमने कौन सा डी चौक बंद किया हुआ है? आज नहीं कल करो, हफ्ते बाद करो, 10 दिन बाद करो। ये कोई बात नहीं कि तुम वहां करके आओ। दूसरी बात, ये एटीएम की बात करते हैं। इन्होंने कल वो बिलावल भुट्टो जरदारी, बेबी जरदारी ने फरमाया कि जी वो जो अस्पताल का पैसा है, प्राइम मिनिस्टर ने शौकत खानम अस्पताल का जो केस ख्वाजा आसिफ ने किया था, उसको माफी मांगनी पड़ी थी कि पाकिस्तान में वाहिद ऐसा अस्पताल है जिसपे जो कि अपने खर्चे पे चलता है, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। और यकीन जानिए 10,000 उन लोगों की किस तरह ये तकलीफ दे रहे हैं उसमें, जो कैंसर का इलाज मुफ्त अस्पताल से कराते हैं। यकीन जानिए डॉक्टर साहिबा, मेरे वालिद बीमार हुए थे, मैं उनको लेके गया था। उसके साथ वाले बेड पे जो खातून थी, वो जिस एरिया से आई थी मैं वो नाम नहीं बता सकता, लेकिन यकीन जानिए जो सैंडविच मेरे वालिद के लिए, जो जूस का डब्बा उनके लिए आता था, वो उसी बहन और उसी मेरी बहन के लिए भी आता था। इस तरह के लोगों की जब वहां पे खिदमत होती थी, उस जैसे अस्पताल को मलाइन करना, ये लोग सियासत नहीं कर रहे। ये लोग वो जो एक अवाम की जो फलाह के लिए, जो लोगों की, जो अल्लाह और रसूल को खुश करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने काम किया है, ये उस तकलीफ की तरफ जाते हैं। सारी दुनिया जानती है प्राइम मिनिस्टर फाइनेंशियल ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, उस हवाले से अल्लाह ने उनका तन मन धन बिल्कुल साफ और पाक रखा हुआ है। सो इनकी इस गुफ्तगू से कम प्राइम मिनिस्टर मलाइन नहीं हो सकते। और ओवरसीज पाकिस्तानी और सारी दुनिया अब ये समझ गई है कि प्राइम मिनिस्टर जिस महाज पे इनको लेके जा रहा है ना, वो इनका मुकाबला अब ये यूरोपियन यूनियन वाली में बात मुकम्मल कर लूं थोड़ा सा। कल वो शहमजा शबाशी कह रहा था कि इसको पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या होती है। यार हैरान हो गए, यकीन जानिए ठीक कह रहा था, क्योंकि उसने अपने चचा को और अपने बाप को इन लोगों के पांव में लेटते हुए देखा। वो पर्चियों पे वो जिस तरह की बात कर रहा था, इन सामने जो कहते हैं चापलूसी डिप्लोमेसी, वो करते हुए देखा है। अच्छा, उन सब 2 खबरें हैं बड़ी अहम, इसकी जरा तस्दीक कर दें कि एक तो खबर ये सामने आ रही थी, तारिक बशीर चीमा साहब जो मुस्लिम लीग काफ के, वो दावा कर रहे हैं जी तहरीक इंसाफ के कुछ वज़रा ने उनको बताया है कि जी उस्मान बुज़दार साहब को बदलने पर राजी हो गए वज़ीर आज़म साहब। एक तो ये बता दें कि क्या ये बात सच है या ये बस ऐसी एक रूमर है। दूसरी खबर है कि अलीम खान और नवाज शरीफ की मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं। अच्छा, मैं इन दोनों खबरों के हवाले से वेरीफाई तो आपको नहीं कर सकता, लेकिन काफ लीग से कम अज़ कम हमारी 2-3 से ज्यादा मुलाकातें हमारी हो चुकी हैं। आज भी असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब उनसे मिले हैं, उनकी गुजारिशात जो थी वो उन्होंने सुनी है और उनको बहुत सारी कमिटमेंट्स भी दी हैं। अब उसमें से निकलता क्या है ये मुझे अंदाजा नहीं है, ये तो सीनियर लीडरशिप को पता होगा। बट आई एम श्योर, मैंने अभी कुछ देर पहले एक टॉक शो किया है कामल लीली आगा साहब के साथ, जिसमें वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो भी हमारे मामला हैं, हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, वो चाह रहे थे कि जी गवर्नमेंट या पीटीआई अपने लोगों को खुद इंटैक्ट रखे, हमारी तरफ से कम कोई गिला शिकवा नहीं आने लगा। अलीम खान साहब के हवाले से चीजें बहुत सारी मैंने भी आज टीवी पे देखी हैं। लंदन वो जरूर गए थे मिलने, वो तरीन साहब को गए थे, लेकिन अभी वो सुन रहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब, मुझे इसमें कोई खबर का अंदाजा नहीं है। बट जितने मिनिस्टर्स उन्होंने यहाँ पे, उनके दोस्त जो क्लेम कर रहे थे कि जो पार्टी से नाराज है, वो पर्सनल प्राइम मिनिस्टर साहब से लाहौर में मिल चुके हैं। उन्होंने कंप्लीटली प्राइम मिनिस्टर को अपनी उसका हिमायत का यकीन दिलाया है। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि 2-3 तो ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनसे आज मेरी बात हुई, जिनका ताल्लुक हमारे जनूबी पंजाब से। उन्होंने ये तक कहा कि हमें जो ऑफर्स जो की जा रही थी, उन लोगों को हमने बहुत क्लियरली बता दिया है कि हम इस्तीफे तो दे सकते हैं, हम सियासत तो खत्म कर सकते हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। सो ये कम से कम चैप्टर पंजाब वाला साहब, अगर एक लाइन में कंक्लूड करें तो आपको अपनों से कोई खतरा नहीं है अब, जिस तरह पहले कहा जाता था कि आप लोगों को ऑपोजिशन से ज्यादा अपनों से खतरा है, अब आप लोगों को अपनों से कोई खतरा नहीं है।
फिर अभी भी मुझे 13 साल हो गए इस पार्टी में और बड़ा ग्रास रूट लेवल से मैं ग्रो करके आया। मुल्तान डिवीजन से मैं पार्टी की पीटीआई की जो है ना वो पॉलिटिक्स करता रहा हूं। इस पार्टी में जो शख्स पार्टी के मैंडेट के ऊपर इमरान खान साहब की लीडरशिप एक दफा आ जाता है वो छोड़ के जा नहीं सकता। ये मैं आपको, और ये बात मैं सिर्फ अपने लिए, मैं तरीन साहब के लिए भी कह सकता हूं, मैं तरीन साहब के दोस्तों के लिए भी कह सकता हूं, मैं हम ख्याल ग्रुप के लिए भी कह सकता हूं, मैं नाराज उन मिनिस्टर अलीम खान के दोस्तों के लिए भी कह सकता हूं। हर उस शख्स को जो एक दफा इमरान खान के कॉज के ऊपर खड़ा हो जाता है, वो उस शख्स की वफादारी, उस शख्स की जो मोहब्बत है इस मुल्क के साथ, उसको देख के उससे दूर जा नहीं सकता। ये उस खून में है ही नहीं जो इस पार्टी से दगा करके चला जाए। इस पार्टी का वर्कर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, यानी लोग नाराज हो सकते हैं, बेवफा नहीं हो सकते, आप ये कहना चाह रहे हैं? नॉट एट ऑल। ये बेवफा का इल्म इस पार्टी में है ही कोई नहीं। और इसका ये जो इसका पूरा आपको रिजल्ट है, आज से 4 दिन या 5 दिन बाद जब अदम एतमाद आएगी, तो आपने बहुत सारे लोगों के बयान सुने, नूर आलम का भी सुना होगा, किसी का उधर सुना होगा, ये सारे के सारे उस दिन इंटैक्ट रहेंगे अपनी अपनी सफों में। और इस दिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सुरूर करेगा। और मुझे जो मजे की चीज नजर आ रही है, जो कि आपके व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए एक किस्म का बूस्टर शॉट है। ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2023 के इलेक्शन का बूस्टर शॉट लगने जा रहा है। इसके बाद जिस तरीके से पार्टी टेक ऑफ पे जा रही है, पता नहीं, मैं सोचा करता था कि अल्लाह में 2/3 अक्सरियत किस तरह देगा। मुझे लगता है वो जंपिंग पैंट अल्लाह ने हमें इस सूरत में फराहम कर दिया है कि ऐसे लोग चोर इकट्ठे कर दिए, सारी अवाम को पता लग गया कि इनके खिलाफ इमरान खान अकेला है। और वो फिर अवाम का जो जमे खरीफ 18 में आया था, उससे बड़ा जमे प्राइम मिनिस्टर की बैक पे फिर आता जा रहा है। और 23 में आप देखिएगा। ठीक है, ठीक है। ओन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डीजी ISPR ने कल बताया था कि जी 9 मार्च को 6:33 पर भारतीय हुदूद से एक शय ने मुल्की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की और पाक फ़ज़ाइया ने उस मशकूक शय की मुकम्मल निगरानी की और उसे गिराया। अच्छा, डीजी ISPR ने यह भी कहा कि मियाँ चन्नू में क्या हुआ, भारत को वजाहत देना होगी। और आज बुज़दिल भारत के वज़ारत दिफ़ा की जानिब से एक बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक एक तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हुआ, जो पाकिस्तान के एक इलाके में गिरा। अच्छा, भारतीय वज़ारत दिफ़ा ने मिसाइल दागने को फ़ौज की गलती तस्लीम करते हुए वाक़ये को इंतहाई अफसोसनाक भी करार दे दिया। इस पर बात करने के लिए सीनियर दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, भारत की इस हरकत पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि अभी तो नंदन की चाय ठंडी नहीं हुई और भारत को चाय की और तलब हो गई है। और इतलात हैं कि इस भारतीय हरकत से सऊदी अरब, कतर और PI के जो जहाज़ है मुतासर हो सकते थे, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है जो कि भारत कह रहा है कि ये तकनीकी गलती है, तो ये कोई नाअहली ज़्यादा है, गलती कम है। लेकिन जो हम लोग जो जानते हैं कि मिसाइल कैसे फायर होते हैं, कैसे अपने तब्दील करते हैं डायरेक्शन, तो ये बात मानने वाली नहीं है। कम से कम मैं नहीं मानता कि ये कोई गलती थी। गलती से फायर हो सकता है, उसके बाद गलती से वो मुड़ कर पाकिस्तान की तरफ भी आ गया और गलती से ऐसे इलाके में चला गया और फिर गलती से गिर गया। पहली बात तो ये कि DG ISPR ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया है, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद गिरा है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रिएक्शन काफ़ी नहीं है। मिलिट्री का रिएक्शन तो ठीक है, उन्होंने उसको ट्रैक किया और अंदाज़ा लगाया कि इसमें वॉर हेड नहीं है, इसलिए उसको आने दिया या वो आ गया, जैसे भी था मसला, वो भी बाद में पता चलेगा। लेकिन फॉरेन ऑफिस का ये रवैया काफ़ी नहीं है कि वो भारत को कहे कि जी अभी तुम्हें ये नहीं है वो नहीं है। फॉरेन ऑफिस को ये एक सीरियस चीज़ है, एक ऐसा मिसाइल जो कि मेरे ख्याल में न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता था, वो मोड़ काट कर पाकिस्तान की हदूद में आ गया। तो ये नहीं है कि जी सिविल एविएशन के जहाज़ों को ख़तरा था, वो तो था ही। पाकिस्तान को कितना बड़ा ख़तरा था, मेरा ख्याल है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाने वाली बात है, UN के लेवल पे लेकर जाने वाली बात है कि एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल पाकिस्तान पर दागा गया है और उसके बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा रिएक्शन वीक है, कमज़ोर है और एक न्यूक्लियर पावर के स्टेटस का रिएक्शन नहीं है। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, कल डीजी आईएसपीआर ने एक और अहम बात ये की थी कि जी फौज को सियासत से दूर रखा जाए और जो इल्ज़ाम लगाए हैं उससे उनके सबूत मांगे, बल्कि बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने कि मगर अपोजिशन जमातें हैं और जनरल साहब खासतौर पे फजल रहमान साहब केपी के इलेक्शन के बाद से कह रहे हैं कि जी एम्पायर न्यूट्रल है इसलिए वो कामयाब हो रहे हैं। अब अदम एतमाद की जो तहरीक है उस पर भी कहा जा रहा है कि किसी हमारे रुकन को फ़ोन नहीं आया, यानी एम्पायर न्यूट्रल है। कभी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट अपनी हदूद में रहे, मतलब ये बोल बोल कर प्रेशर में लाना चाहते हैं, इदारों का इमेज ख़राब करना चाहते हैं। ये इदारों को अंदर इन्वॉल्व क्यों करते हैं, इदारों का जिक्र क्यों करते हैं? क्या ये एक इंप्रेशन देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं जनरल साहब? जी, पहली बात तो मेरा ख्याल इस बात को तो हमें मानना चाहिए कि ये तो एक अच्छी बात है कि सभी अगर कह रहे हैं न्यूट्रल है और खुद फौज भी कह रही है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है सियासत से, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अलबत्ता ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बहाने से फौज का नाम लेना, ये जब बार बार कहना कि अब न्यूट्रल है, इसका ये मतलब है कि तब न्यूट्रल नहीं थी। ये भी एक पैगाम, एक मैसेज ये दे रहे हैं कि शायद पहले न्यूट्रल नहीं थे अब न्यूट्रल है, ये भी तो एक तासुर दे रहे हैं ना। तो यार ये तासुर भी है। और इनका क्या पता है कि अगर कल ये तहरीक नाकाम हो जाती है तो वो कहेंगे जी पहले की तरह न्यूट्रलिटी खत्म हो गई। तो ये तो आपको पता है। और फिर यानी एंड पे उन्होंने बात इदारों पे फेंकनी है। जी, हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे बयान ना दे कि मुझे उसने कहा कि ये कहो या ये। देखिए, फौज एक मातहत अदारा है हुकूमत का, लेकिन वो जो उसका मातहत होना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के और लॉ की हदूद के अंदर है। अगर वो कोई ऐसा मुतालबा करने की कोशिश करे फौज से तो वो, लेकिन मैं एक बता दूं, एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें फिर अगर ये, हालांकि ये एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल हक है अपोजिशन का कि वो ये मूवमेंट लेकर आए नो कॉन्फिडेंस की और वो करें, लेकिन ये सारा मामला तो होना है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये बड़े बड़े जलसे करके मतलब ये कि अभी कोई नए इंतखाबात तो नहीं हो रहे ना, लोग जो इलेक्ट हो चुके हैं उन्होंने वोट देने हैं। तो ये जो पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं और लोगों को पैगाम दे रहे हैं, उसका क्या मकसद है? क्या उन्होंने वोट देना है आके नो कॉन्फिडेंस में? कोई हिस्सा लेना है पब्लिक ने? कुछ भी नहीं लेना। हाँ, शायद वो अपने लोगों के ऊपर दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर करना चाहते हैं, वो फिर हक दोनों तरफ है। वो ये कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब ये गलत कह रहे हैं कि जी हम डी चौक पर बहुत बड़ा जलसा करेंगे। वो ठीक कह रहे हैं। अगर अपोजिशन जलसे करना चाह रही है और प्रेशर बिल्ड करना चाह रही है तो हुकूमत का भी हक है कि वो प्रेशर बिल्ड करे। बस मेरा एक खदशा है जिसका मैं इजहार कर देता हूँ कि जितनी कड़वाहट है हमारी पॉलिटिक्स में, उससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि ये बात पार्लियामेंट में नहीं रहेगी। ये पार्लियामेंट से पहले निकल के सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से निकल कर ये गली गली और मोहल्ले मोहल्ले तक जाएगी और फिर ना इनके हाथ में बात रहेगी ना उनके हाथ में बात रहेगी। अल्लाह का ना करे मेरे मुंह में ख्वाब कैसा हो जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, जनरल साहब, हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि मुल्क में मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से इदारों के खिलाफ बाकायदा साजिश हो रही है, ऑपोजिशन वाले इदारों पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। क्या बैरूनी ताकतें ऑपोजिशन को इस्तेमाल कर रही हैं? क्योंकि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार खारिजा पॉलिसी पे चल रहा है और शायद ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कोई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हम अब टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल नहीं होंगे और खटक रहा है ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का इस तरह का एक स्टैंड, क्योंकि उन ममालिक को आदत नहीं है ना, वो डूमर डूमर कहते रहे और हम करते रहे। पहली बार उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा तो उनको भी हजम नहीं होगी। ये देखिए, साफ है कि जब आप अपनी खारजा पॉलिसी में शिफ्ट लेकर आते हैं तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है जो आप नज़र आ रहा है, जिसका आप जिक्र कर रही हैं और जो हमें भी नज़र आ रहा है। और जो बड़े ममालिक हैं वो उनका तो ये देखें, कुछ लोग कहते हैं कि ये वैसे ही बावेला है, ये रजीम चेंज कोई चीज़ नहीं होती, तो ये तो फिर आंखों में धूल झोंकने वाली बात है ना। हमें अच्छी तरह मालूम है कि अल्जीरिया में क्या हुआ, हमें अच्छी तरह मालूम है कि इजिप्ट में क्या हुआ, हमें अच्छी तरह मालूम है कि सीरिया में क्या कोशिश की गई, हमें मालूम है कि यमन में क्या हो रहा है, हमें मालूम है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ। तो हमारी आंखों के सामने जो चीज़ें हुई हैं, जो हिस्ट्री का हिस्सा है, उनसे तो हम आंखें नहीं चुरा सकते। हमारा नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी आपके नाम का हिस्सा है। आप एक इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है। आप एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर एक तरफ अफगानिस्तान है, भारत है, ईरान है। ईरान और अफगानिस्तान में जो दिलचस्पियाँ हैं बड़ी ताकतों की बिल्कुल मौजूद है। आप सीपैक को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आप ग्वादर को डेवलप करना चाह रहे हैं, आप चीन के करीब जाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसको नहीं भाएंगी और किसको भाएंगी, ये तो बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई चीज़ है। तो ये कहना कि, और फिर आप ये देखें टाइमिंग्स देखें कि मैं मानता हूँ कि ये जमहूरी हक है अपोजिशन का कि वो ये लेकर आए, लेकिन क्या ये 23 मार्च के करीब ही लेकर आनी थी, जबकि बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं वहाँ पर मार्च को देखने के लिए और OIC का इजलास होने जा रहा है। बिल्कुल।
मुझे नहीं मालूम कि ये क्या अगर हाँ ये भी मैं कहूँगा अगर हुकूमत बार बार कहती है कि ये फॉरेन एजेंडा है तो फॉरेन एजेंडा तो साबित करे। आपके पास IB है, आपके पास FIA है, आपके पास और इदारे हैं, यानी जो भी बात करे वो सबूत से बात करे। हाँ, तो सबूत से बात करे। ऐसे हवा में कहना कि जी ये पैसे उधर से आ रहे हैं और ये वो कर रहे हैं, तो ऐसे इसका फायदा कोई नहीं है। वो जैसे मैंने कहा ना, ये बदमज़गी पैदा हो रही है, ये कड़वाहट पैदा हो रही है और ये जमहूरी निज़ाम के लिए कोई अच्छे शगुन नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट ये चीज़, क्योंकि जदीद लड़ाका तैयारे J-10C पाक फ़ज़ाइया के बीड़े में शामिल हो गए हैं और ये बहुत अच्छी खबर है। इसमें हमारा सेगमेंट ये चीज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।